Hello everyone, I am Parveen Singh. Today we start kinematic indeterminacy and moment distribution methods. Students, kinematic indeterminacy is depends upon the joint displacement. So this type of indeterminacy is basically based on the based on the joints, right? If our structures have a rigid joints, yeah, fully locked joint, so you can say kinematic indeterminacy is zero. Simply you can say that type of structure is kinematic determinate. So let's start with the kinematic indeterminacy. Kinematic degree of indeterminacy refer to the total number of available degree of freedom at the joints. In the other words, you can say kinematic degree of indeterminacy equal to uncertain independent displacement component of all joints, right? यदि आप बात करें in case of fully locked structures at all joints, in this case that type of structure is kinetically determinate because it has no degree of freedom at any joint. If fixed beam at the both end is fully locked and is kinematic determinate, whereas statically indeterminate to the third degree. इसमें एग्जांपल से बताया गया स्टूडेंट्स, हम देखते हैं फिक्स बीम है, फिक्स बीम के दोनों एंड हमारे क्या होते हैं, लॉक्ड होते हैं, फुल्ली लॉक्ड होते हैं. तो जो फिक्स बीम होगी वो आपकी काइनेमेटिक डिटरमिनेट में आएगी. वो बीम आपकी किसमें कंसिडर की जाएगी, काइनेमेटिक डिटरमिनेट, राइट. बट यदि आप बात करोगे स्टैटिकल इंडिटरमिनेट केस की, कि वो बीम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है या नहीं है, so that will be statical indeterminate up to the third degree. ये हमने देखा था, right? So you can see here at the various joints their number of displacement are given. If we taking a 2D truss joint, so here at the joints only two displacement are occurs in x direction and y direction. In 3D truss joints, in the 3D truss joint, delta x, delta y, delta z, राइट. ये आपके टोटल 2D रिजिड जॉइंट्स के बारे में है. तो इसमें आपका डिफ्लेक्शन होगा एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, और रोटेशन होगा. Now we find the degree of kinematic indeterminacy. How we find? So degree of kinematic indeterminacy, जैसे कि मैंने बताया कि डिपेंड करेगी जॉइंट्स पे. तो मान लीजिए आपके एक जॉइंट, यदि हम 2D ट्रस की बात करें, इन जॉइंटेड फ्रेम और ट्रस की बात करें, तो आपके एक जॉइंट पे कितने डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट दो. तो नंबर ऑफ जॉइंट्स है, तो दैट विल बी द डिनोटेड बाय जे, दैट इज इक्वल टू 2j, राइट. एंड यहाँ पे आर ई क्या हो गया आपका, मान लीजिए कोई जॉइंट्स है और वो आपका स्पोटेड है, एक्सटर्नल स्पोटेड है, सो दैट सो वी टेकिंग द आर ई एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है उस जॉइंट्स पे, सो हमने वो माइनस किया, राइट. तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड द इंडिटरमिनेंसी के लिए. 3D ट्रस के केस में क्या यूज करेंगे, 3j माइनस आर ई. यदि हम फ्रेम की बात करें, इफ वी कंसिडर द 2D रिजिड फ्रेम, तो इन दिस केस 3j minus re formula we use, and also we use the factors if if the structure have a hybrid joints, so we use the RR factors, redundant reactions कितनी है, ठीक है. यदि आपका उस मेंबर पे, रिजिड मेंबर पे, फ्रेम पे आपका कोई एक्चुअली रिजिड मेंबर है, तो उस केस में हम माइनस एनआर यूज करेंगे. माइनस एनआर क्या है, नंबर ऑफ एक्सियल डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंटेड ड्यू टू एक्सियल रिजिडिटी, राइट. दैट इज द एनआर. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यदि कोई कुछ नहीं है, हमारा हाइब्रिड जॉइंट नहीं है और आपका एक्सियल रिजिड मेंबर नहीं है, तो आपके ये फैक्टर दोनों जीरो हो जाते हैं और केवल ये वाला फैक्टर बचता है, राइट. सो इनसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे.
काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करेंगे बाय एग्जांपल। आप देख सकते हो ये आपका रिजिड फ्रेम है। हियर वी फाइंड द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, सो दैट इज इक्वल टू 3j माइनस RE प्लस RR। RR मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हाइब्रिड जॉइंट है। सो इन दिस केस जॉइंट्स आर हियर इज 1 2 3 4 5, 5 जॉइंट्स है। RE क्या है आपका 6 है, और RR क्या है यहाँ पे। RR कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम एज इट इज फाइंड आउट करेंगे जैसे कि हम स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करते थे। जितने मेंबर कनेक्ट है आपका हाइब्रिड जॉइंट में उससे -1 करना है हमें। सो इन दिस केस 2 मेंबर आर कनेक्टेड, सो -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ रही है, 10। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आपका कोई भी मेंबर एक्चुअली रिजिड है या नहीं है तो वो मेंशन करेगा कि मेंबर ए बी इज एक्चुअली रिजिड, सो दैट केस वी टेकिंग द एनआर वैल्यू। यदि एक मेंबर आपका एक्चुअली रिजिड है तो आपको एनआर की वैल्यू 1 लेनी है, 2 है तो 2 लेनी है, राइट। यू कैन सी हियर इन दिस बीम एग्जांपल, यहाँ पे आपका क्या है, बीम गिवन है, राइट। और जो आपकी डीके है, हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू 3j माइनस RE प्लस RR माइनस NR। सो हियर नोट एनी हाइब्रिड जॉइंट्स। हाइब्रिड जॉइंट्स में कौन कौन से आएंगे आपके, याद रखना, इंटरनल हिंज, गाइडेड रोलर, राइट। सो दैट कम अंडर द हाइब्रिड जॉइंट्स। सो हियर 3 जॉइंट्स आर हियर एंड माइनस RE एक्सटर्नल डायरेक्शन कितनी है यहाँ पे 5। आपका यहाँ पे NR भी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं कोई मेंशन नहीं किया हुआ, यदि एक्सेल रिजिड आपके मेंबर एक्चुअली रिजिड होते, यदि एक्सटेंसिबल नहीं हो पाते तो आप यहाँ पे NR लेते, बट यहाँ पे NR भी 0 है, तो दैट केस अवर DK इक्वल टू 4। अब देखिए सेम केस को यदि मैं सोल्व करूं, इफ वी कंसीडर दीज मेंबर आर एक्चुअली रिजिड, सो हियर टेकिंग द NR वैल्यू 2, राइट। यहाँ पे NR की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 2। तो मैंने यहाँ पे NR की वैल्यू पुट कर दिया, RR को 0 पुट कर दिया और NR की वैल्यू 2 पुट करिए, तो इनकी इस केस में आपका DK क्या रहेगा, 2, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया एक्चुअली रिजिड मेंबर, सो हियर टेकिंग NR वैल्यू इक्वल टू 2। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं, आपको ऐसे DK फाइंड आउट करना है। ये इजी है काफी, इसमें एक केवल ये फॉर्मूला यूज करना है, 3j 2j माइनस RE दैट इज यूज फॉर 2D ट्रस एंड 2D रिजिड फ्रेम, दैट इज सिंपली आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, जो फैक्टर नहीं है उनको 0 कर दीजिए, राइट। Now we discuss students moment distribution method. Students, moment distribution method is the method which used to analyze the structure, indeterminate structures, right. So here it is based on the displacement and stiffness constant. It was given by Hardy-Cross in 1930. यदि हम स्टिफनेस की बात करेंगे, स्टिफनेस क्या होती है, तो स्टिफनेस इट इज डिफाइंड as a moment required at a joint in a member to provide unit rotation of that member at that joint, right. So that will be denoted by K equal to M by theta. M क्या है यहाँ पे, moment, theta क्या, rotation. So here theta equal to 1। भाई कितना मोमेंट अप्लाई करें कि हमारा यूनिट रोटेशन आ जाए, सो दैट इज द स्टिफनेस सिंपली, राइट। तो K इक्वल टू M। और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अंडर द 1 यूनिट लोड व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, सो दैट विल द आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्टिफनेस उसका उल्टा होता है कि 1 यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड हम अप्लाई करें, दैट विल बी द stiffness. You can see here we applied the moment M for the unit rotations. So here we theta b find by that formula ML by 4 EI. You can see here also in case of hinge case the theta b equal to ML by 3 I and theta e ML by 6 EI, right.
स्टूडेंट्स नाउ वी फाइंड द स्टिफनेस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स। यदि हम बात करें आपकी एक बीम का अदर एंड फिक्स है, राइट, और वन एंड आपका क्या है यहाँ पे हिंज है। सो इन दिस केस स्टिफनेस ऑफ बीम एट बी व्हेन फार एंड ए इज फिक्स, सो दैट केस के इक्वल टू 4EI/L। ये आपको याद रखना है कि स्टिफनेस इस केस में क्या होगी यदि आपका अदर एंड फिक्स है और वन एंड आपका रोलर है, हिंज है, ठीक है। So in this case, K equal to 4EI/L, and if stiffness at the B when far end is hinge, so that case our stiffness equal to 3EI/L. Okay. यदि आपका मोमेंट अप्लाई किया है वन केसेस में तो आपकी जो स्टिफनेस आ जाती है 2EI/L। तो आपको याद रखना है यदि आपका अदर एंड फ्री है तो उस केस में आपकी जो स्टिफनेस रहेगी वो 0 रहेगी। तो आपको मेनली आपको दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे। यदि फिक्स एंड है, अदर एंड फिक्स है, तो उस केस में स्टिफनेस 4EI/L होती है, और अदर एंड यदि हिंज है तो उस केस में स्टिफनेस होती है 3EI/L, और फ्री है तो 0। ये चीजें आपको याद रखनी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नाउ वी ऑल्सो रिमेम्बर द अबाउट द फिक्स एंड मोमेंट। आपकी बीम को एनालिसिस करने के लिए हम फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, बीम को कंसिडर करके फिक्स एंड फिक्स पे, और उसके कारण उस पे फिक्स मोमेंट कितना आ रहा है एंड पे, so that will be find that will be in the standard cases we remember that if we taking a fixed end beam, so in this case fixed end moment at A due to B, so that is equal to PL/8। साइन कन्वेंस आपको मैंने यहाँ पे दिया, यदि आपको क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका देखिए मोमेंट एट ए ड्यू टू बी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज टेकिंग ए नेगेटिव, सो दैट वैल्यू इक्वल टू PL/8। इन केस ऑफ बी दैट वैल्यू इज PL/8। तो आपकी याद रखनी है स्टूडेंट्स, सीधी डायरेक्ट हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि इसको ही सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, एज ए रेडीमेड वैल्यू हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इनको क्वेश्चन में। तो आपको ये याद करनी होगी। इन केस ऑफ यदि हमारा लोड सिमेट्रिक नहीं है तो इन केस में हमारी वैल्यू, हमारी मोमेंट की वैल्यू, फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू ए ड्यू टू बी PAB² आएगी, माइनस में रहेगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, PA²BL एट बी एंड पे ड्यू टू ए, राइट। यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो -WL²/12, एंड यहाँ पे बी पे क्या आएगी WL²/12। तो स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशन के लिए मैंने फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू लिखी हुई है, so that will be remember at the exam time of when you give an exam, so you should be learn all these। तो आप इसमें से जो अप टू द 8 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, अप टू द 9 पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अप टू द 9 पॉइंट्स आप याद रखोगे तो भी आपका इजीली से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेनली तो ये 9 पॉइंट तक ही आपकी वैल्यू यूज होती है। सो स्टूडेंट्स देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू जो भी आई है 5/96 WL², 5/96 WL²। ये आपका ट्राइंगल लोड है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। इन केस ऑफ मोमेंट दैट वैल्यू इज M0/4, एंड सेम है बी पे भी वही रहेगी M0/4। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इफ M0 इज क्लॉकवाइज then fixed end moment are also clockwise। यदि if M0 is the anti clockwise, so fixed end moment भी आपका क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये आपका क्या है, जब आपकी जो एंड कंडीशन है सेटलमेंट हो जाती है, तो इन दिस केस फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू आती है आपकी 6EI डेल्टा डिवाइड बाय L²। डेल्टा आपका डिफ्लेक्शन हुआ जिससे उस एंड पे, राइट। तो ऐसे हम फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे। Now we learn about the next factor, that is the carryover factor।
तो स्टूडेंट्स हमें जॉइंट्स पे मोमेंट को इक्विलिब्रियम करने के लिए हमें एक फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज कैरी ओवर फैक्टर। तो दैट विल बी रिमेंबर टाइप ऑफ बीम क्या है हमारी, यदि फिक्स एंड है, अदर एंड फिक्स है, तो हम कैरी ओवर फैक्टर अप्लाई करेंगे 1/2। यदि अदर एंड हिंज है तो कैरी ओवर फैक्टर अप्लाई होगा 0। ये बात आपको याद रखनी है केवल, राइट। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने स्टिफनेस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द स्टिफनेस। ठीक है कि भाई फिक्स एंड है तो क्या स्टिफनेस होगी, अदर एंड हिंज है तो क्या स्टिफनेस होगी, अदर एंड फ्री है तो क्या स्टिफनेस होगी, राइट। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द फिक्स एंड मोमेंट। फिक्स एंड मोमेंट क्या रहेगा एट द डिफरेंट लोड कंडीशंस, एंड अदर फैक्टर वी स्टडी अबाउट कैरी ओवर फैक्टर्स। सो कैरी ओवर फैक्टर मैंने आपको केवल, यदि आपको फिक्स एंड है, अदर एंड फिक्स है, तो आप क्या लोगे 1/2। यदि आपका अदर एंड हिंज है तो कैरी ओवर फैक्टर क्या लोगे 0। ओके, तो आपको केवल ये याद रखना है। नेक्स्ट इज द रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस दैट विल बी फाइंड एंड दैट इज इक्वल टू स्टिफनेस डिवाइड बाय 4EI। मतलब टोटल जो आपका टोटल स्टिफनेस आ रही है वो डिवाइड बाय 4EI। तो ऐसे हम जो आपकी स्टिफनेस होगी 4EI/L डिवाइड बाय, यहाँ पे नेक्स्ट आपका मैंने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, DF मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो in this case distribution factor find by divided by relative stiffness of a member divided by total relative stiffness of all members। इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव स्टिफनेस कुछ नहीं है स्टूडेंट, स्टिफनेस जो गिवन है मेंबर की उसको डिवाइड करेंगे 4EI/L से। यदि फार एंड फिक्स है तो हम स्टिफनेस क्या लेते हैं 4EI/L डिवाइड बाई 4EI कर दी, क्या बचा हमारा I/L। हिंज के केस में क्या होता है 3EI/L होती थी और डिवाइड बाई 4E कर दी मैंने, तो यहाँ पे क्या बचा 3EI/L, राइट। तो इससे हमने आगे क्या निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये आपका आगे यूज होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, so that will be also used in the questions। Now we see the procedure to analysis the question by moment distribution methods। So first step is find the fixed end moment for each member assuming both end are fixed। सभी जो भी मेंबर है, जितने भी मेंबर है बीम में, उनको अलग अलग तोड़ के हम दोनों एंड को फिक्स मान के दोनों एंड पे क्या निकालेंगे फिक्स एंड मोमेंट। सबसे पहला स्टेप है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है फॉर ईच मेंबर्स एट दो जॉइंट्स वेयर मोर देन वन मेंबर मीट एंड जॉइंट आर रिजिड, राइट। तो हमें वहां उसके लिए क्या निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टेप 3 में क्या करना है, इंटर द फिक्स मोमेंट इन ए टेबल एंड बैलेंस देम। बैलेंसिंग मोमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर। उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू आई है हमें उनको हम टेबल में अरेंज करेंगे और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मोमेंट्स का, राइट, बैलेंसिंग मोमेंट का। नेक्स्ट है हमारा स्टेप, इफ फार एंड इज फिक्स और रिजिड विच कैन कैरी मोमेंट देन ट्रांसफर हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट टू द फार एंड, दिस इज कॉल्ड कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट। ओके, स्टेप 5 में क्या करेंगे, find end moment at each member at the end of the table। if end moment is positive then it is clockwise, if it is negative then it is anti clockwise। okay, स्टेप 6 में क्या करेंगे, ड्रॉ करना है, ड्रॉ एंड मोमेंट डायग्राम, राइट। सैगिंग इज टेकन पॉजिटिव एंड होगिंग इज टेकन नेगेटिव। 7th स्टेप क्या हुआ, superimpose simply spotted bending moment diagram over the end moment diagram, hence obtain final bending moment diagram। देखिए दो मोमेंट डायग्राम ड्रॉ की, फर्स्ट इज सिंपली स्पॉटेड मोमेंट डायग्राम, दूसरा आपका एंड मोमेंट डायग्राम है। दोनों को सुपर इम्पोज कर दीजिए, जो फाइनल जो उनके बीच में जो मोमेंट आएगा दैट विल बी द बिटवीन जो मोमेंट रहेगा दैट विल बी द फाइनल मोमेंट डायग्राम। सो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ये काफी इजी है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो उससे पहले आप ये सारी चीजें याद रख लीजिए। स्टिफनेस क्या होती है, रिलेटिव स्टिफनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैरी ओवर फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैरी ओवर फैक्टर किस किस केस के लिए क्या होता है,
और फिक्स एंड मोमेंट सारे याद कर लीजिए डिफरेंट केसेस के लिए। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको ये सारी चीजें याद होंगी तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे उसी टाइम पे फोन कर सकते हो, मैं उसी टाइम पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।